पुनः एक बार सभी का स्वागत। इससे पहले हमने प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और पादप जल संबंध अध्ययनों के बारे में पढ़ा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन। पहले परिभाषा पे ध्यान दीजिए। पौधे के जो वायवीय भाग हैं, जो अनावृत है, हवा के संपर्क में है, भूमि में नहीं है, उन वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में ह्रास वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर वायवीय भाग शब्द पर ध्यान देना चाहूँगा कि वायवीय भाग का मतलब ये नहीं है कि केवल पत्तियों से ही वाष्प का उत्सर्जन होता है। आगे हम देखेंगे कुछ और पौधे के वायवीय भाग हैं, उनके द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन होता है। तो किन भागों से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है? एक और शब्द है, आप फिजिक्स में सुनते हुए वाष्पीकरण, वो अलग है। वो एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प के रूप में बनकर उड़ जाता है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन में पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है, जिसके लिए कोई दाब या ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। वाष्पोत्सर्जन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं: उपचर्मी क्यूटिकुलर, वातरंध्री लेंटिकुलर और रंध्री वाष्पोत्सर्जन। तो इन तीनों के बारे में हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पहले हम बात करते हैं क्यूटिकुलर, या जिसको कहते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तो सबसे पहले आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि कुछ शाकीय पौधे ऐसे होते हैं जिनकी बाह्य त्वचा पर एक आवरण होता है जो रासायनिक रूप से क्यूटीन का बना होता है। इसको क्यूटिकल या उपत्वचा या उपचर्म भी कहते हैं। शाकीय पौधों में प्रायः पत्तियों की बाह्य सतह पर ये पाई जाती है। उपत्वचा वैसे तो जलरोधी होती है, इसके आर पार जल का आवागमन नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभार इसमें दरारें पड़ जाती हैं, छेद बन जाते हैं, जिससे जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन। हालांकि पौधों में बहुत ही कम मात्रा में इसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, लगभग 3 से 10% के करीब। चलिए, अगला प्रकार है वाष्पोत्सर्जन का वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं वातरंध्र की संरचना। वातरंध्र काष्ठीय पौधों की काष्ठीय पौधों के तने की छाल है, उस पर पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो गैप देख पा रहे हैं, ये वातरंध्र है। वातरंध्र के ठीक भीतर की ओर गोलाकार कोशिकाएं आप देख पा रहे हैं, जिनको संपूरक कोशिका या कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहते हैं, जिनके बीच में रिक्त स्थान होता है। आप देख पा रहे हैं ये खाली स्थान होता है, अंतरा कोशिका अवकाश होता है। और ये जितनी भी संपूरक कोशिकाएं हैं वो अपने पीछे की ओर वलकुट के संपर्क में होती है। तो क्या होता है कि जल वलकुट से होता हुआ इन संपूरक कोशिकाओं के बीच में से जो रिक्त स्थान है, वहाँ से होता हुआ वातरंध्र द्वारा बाहर निकल जाता है। ये जो प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन की, इसको कहते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। हालांकि पौधों में इसके द्वारा भी बहुत ही कम मात्रा में जल का उत्सर्जन होता है, लगभग 0.1% के करीब। अब हमें जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो पर्णरंध्रों द्वारा होता है। पर्णरंध्र पत्तियों की ऊपरी त्वचा या निचली त्वचा या दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। एक पर्णरंध्र की आप संरचना देख पा रहे हैं। ये पर्णरंध्र है जो अपने दोनों ओर विशेष प्रकार की कोशिकाओं से घिरा होता है, और इन कोशिकाओं को कहते हैं द्वार कोशिकाएं। ये दोनों देख पा रहे हैं, ये दोनों द्वार कोशिकाएं। और द्वार कोशिकाओं में क्या होता है कि हरित लवक और स्टार्च ज़्यादा मात्रा में जमा होता है। इस द्वार कोशिकाओं के बाहर की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये अधिचर्मी या सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से पर्णरंध्र की संरचना होती है। ये एक बंद रंध्र है, और जब उसमें द्वार कोशिकाएं फूल कर खुल जाती हैं तब रंध्र खुल जाते हैं। ये एक खुले हुए रंध्र की संरचना दिखा रहा है। पत्तियों में जैसा कि हमने कहा कि रंध्र जो है वो किसी भी सतह पर हो सकते हैं, उसकी ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, अथवा दोनों सतह पर। तो पर्णरंध्र का वितरण किस प्रकार से होता है
और किन कारकों पर निर्भर करता है उसको समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसको कहते हैं रंध्रीय सूचकांक। रंध्रीय सूचकांक वास्तव में क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल में जो पर्णरंध्रों की संख्या है और उसी इकाई क्षेत्रफल में जो अधिचर्मी या सहायक कोशिकाओं की संख्या है उनका अनुपात है S/S+E × 100। ये है आपका रंध्रीय सूचकांक। चलिए, अब जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि रंध्र जब खुल जाते हैं तो जल जो है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, और रंध्र जब बंद हो जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के कुछ सिद्धांत है जिसको कहते हैं रंध्रीय गति के सिद्धांत। उसमें से पहला हम सिद्धांत देखते हैं जिसका नाम है मंड शर्करा परिकल्पना या स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत का प्रतिपादन J.D. सैरे ने किया था, और पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इस क्रियाविधि द्वारा रंध्र कैसे खुलते हैं। कि दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने से क्या होता है कि रंध्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, और जब रंध्रीय गुहा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है तो द्वार कोशिकाओं का pH बढ़ जाता है, वो क्षारीय हो जाता है। और pH बढ़ने से आप देख पा रहे हैं एक फास्फोराइलेज नाम का एंजाइम है वो सक्रिय हो जाता है, जो मंड या स्टार्च को ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल देता है। और जब द्वार कोशिकाओं में ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है तो ये जल में घुलनशील हो जाता है, और इससे द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता अथवा जिसको कहते हैं DPD वो बढ़ जाती है, और उसके बढ़ने से अधिचर्मी कोशिकाओं से जल रंध्रों में प्रवेश करता है, और द्वार कोशिकाएं जल के प्रवेश से फूल जाती हैं, और द्वार कोशिकाओं के फूलने से रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि में यह प्रक्रिया बिल्कुल उसके विपरीत होती है कि रात्रि में श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो रंध्रीय गुहा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे जो है वो pH कम हो जाता है, द्वार कोशिकाओं का माध्यम अम्लीय हो जाता है, शुगर है जो वो वापस स्टार्च में बदल जाती है, और स्टार्च में बदलने से द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब और DPD कम हो जाता है, जिससे जल द्वार कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है। इससे जो है वो रंध्र सिकुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। इस सिद्धांत में कुछ कमियां थी, जैसा कि ये सिद्धांत कहता है कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाता है, लेकिन स्टीवार्ड नाम के वैज्ञानिक ने इसकी आलोचना की। उन्होंने बताया कि ग्लूकोज 1 फास्फेट में इतनी क्षमता नहीं है कि वो द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता को बढ़ा दे। तो उन्होंने इस सिद्धांत में स्टीवार्ड ने थोड़ा सा परिवर्तन किया। उन्होंने बताया कि स्टार्च जो है वो पहले ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदलता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो ग्लूकोज और फास्फेट में बदल जाता है। ये ग्लूकोज और फास्फेट जो हैं वो द्वार कोशिकाओं के जल में घुलकर उसकी परासरणी सांद्रता को बढ़ा देते हैं, जिससे रंध्र जो है वो फूल जाते हैं, खुल जाते हैं, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो ये हमने पढ़ा स्टीवार्ड के बारे में। अब इन दोनों सिद्धांतों में कहीं ना कहीं कमियां थी, तो एक तीसरा सिद्धांत आया जिसको प्रस्तुत किया था स्टीवार्ड ने तो दिया था नाम तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। J.D. सैरे ने दिया था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, उसमें परिवर्तन किया स्टीवार्ड ने। और तीसरा हम जो सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं पोटेशियम आयन परिवहन सिद्धांत, जो लेविट द्वारा दिया गया था, इसको कहते हैं पोटेशियम आयन विनिमय या परिवहन सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है कि दिन में जो है प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च जो है वो कार्बनिक अम्लों में बदल जाता है, शुगर में नहीं, कार्बनिक अम्लों में बदल जाता है, जैसे कि मैलिक अम्ल। फिर वो मैलिक अम्ल द्वार कोशिकाओं में
क्या होता है कि मेलेट एनियन और प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन में बदल जाते हैं। जब ये मैलिक अम्ल मेलेट और प्रोटॉन में बदल जाता है तो निकटवर्ती अधिचर्मी कोशिकाओं से पोटेशियम आयन जो है वो द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और द्वार कोशिकाओं से हाइड्रोजन आयन जो है वो वापस अधिचर्मी कोशिकाओं में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि द्वार कोशिकाओं में अब पोटेशियम और मेलेट के मिलने से पोटेशियम मेलेट बनता है और ये पोटेशियम मेलेट द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता को बढ़ा देता है, जिससे जो है वो रंध्र की परासरणी सांद्रता, द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता बढ़ने से जल प्रवेश करता है, जिससे द्वार कोशिकाएं फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है। रात्रि में जस्ट इसके विपरीत प्रक्रिया होती है कि रात्रि में जो है कि द्वार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बंद हो जाती है। अब यहाँ रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। और एक और फैक्टर है जो इसमें सहायक होता है, वो है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल दो तरह से काम करता है। पहला तो ये क्या करता है कि द्वार कोशिकाओं की पीएच को घटा देता है और दूसरा द्वार कोशिकाओं की पारगम्यता को बदल देता है। पारगम्यता बदलने से अब क्या होगा कि ये जो पोटेशियम और हाइड्रोजन का परिवहन है वो बाधित हो जाएगा, कि पोटेशियम जो है वो वापस आयन पोटेशियम निकलकर द्वार कोशिकाओं से अधिचर्मी कोशिकाओं में चले जाएंगे, पोटेशियम मेलेट बनेगा नहीं, ऊपर से पीएच भी कम हो गई है, तो क्या होगा कि वापस जो हमारी शर्करा बनी है वो स्टार्च में बदल जाती है। स्टार्च में बदलने से उसकी परासरणी सांद्रता कम हो जाती है और परासरणी सांद्रता कम होने से जल जो है वो वापस द्वार कोशिकाओं से अधिचर्मी कोशिकाओं में चला जाता है। ये देखिए चित्र के द्वारा दिखाया गया है। पोटेशियम इन यानी अधिचर्मी कोशिकाओं से जब पोटेशियम गाढ़ कोशिकाओं में, द्वार कोशिकाओं में जाएंगे तो द्वार कोशिकाएं फूलेंगी, रंध्र खुल जाएंगे, और पोटेशियम आयन जब द्वार कोशिकाओं से अधिचर्मी कोशिकाओं में बाहर जाएंगे, और ये काम कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल। ये द्वार कोशिकाओं की पारगम्यता को वो बढ़ा देता है, जिससे पोटेशियम आयन वापस निकल जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो लेविट द्वारा दिया गया था, जो अधिक तुलनात्मक रूप से अधिक मान्य है। तो अभी हमने ये रंध्रीय गति के सिद्धांत पढ़े हैं। अब इससे आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और वास्तव में वाष्पोत्सर्जन होता कैसे है।